नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश कुमार पाल। मुझे ऐसा लगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ एक गतिरोध बना हुआ है, और जो मुझे मोटा मोटा समझ में आया है कि जो मेन गतिरोध की जड़ है वो मॉडल बाईलॉज के सेक्शन 5 और वी कैन से सीरियल नंबर 5 जो जॉइंट अपार्टमेंट ओनर्स है उसको लेकर हुआ है मोटे मोटे तौर पर। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि हर एक स्टेट में एक अपार्टमेंट एक्ट के हिसाब से कानून बना हुआ है। जहां नहीं बना हुआ है वो दूसरे एक्ट को रेफरेंस के तौर पर लेके इसमें कर सकते हैं। और कोई भी जो कानून बनता है वो 3 तरीके से बनता है। एक स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों रूल बना सकते हैं। पर जब 2 या 2 से अधिक राज्यों को लेकर किसी विषय पे कानून बनाना होता है तो उसमें सेंटर बना सकती है कॉन्करेंट लिस्ट में भी। और जैसे कि मान लीजिए कोई रिवर का इशू है, कोई पोल्यूशन से रिलेटेड इश्यूज है जो कि 2 या 2 से अधिक राज्य अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे अभी आपने पंजाब में देखा होगा पराली का मुद्दा, तो वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तो ये चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून बना सकती है। अभी अपार्टमेंट एक्ट जो हमारे स्टेट में बना हुआ है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है। अब स्टेट में या पूरे कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो मोटे मोटे 3 फंक्शंस होते हैं। एक होता है लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन होता है, दूसरा होता है जुडिशरी, और एक होता है एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेशन में अपनी विधायिका आ जाती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो विधानसभा, विधान परिषद, और वो ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट दोनों हाउसेस में अप्रूव होता है, उसके बाद राज्यपाल के पास जाता है और वो सिग्नेचर करने के बाद वो एक्ट बन जाता है। अगर सेंटर के पर्सपेक्टिव देखें तो हमारे लोकसभा, राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो मतलब वो पार्लियामेंट है, यहाँ विधानसभा है। और जुडिशरी कभी कभी कुछ कानून को गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती है, और वी कैन से कि उसको वो अथॉरिटी दे देती है कि आप कानून बना लो अपने पर्टिकुलर विषय में, तो जुडिशरी हो जाती है। और एग्जीक्यूटिव, जब कोई कानून बन जाता है तो उसको कैसे क्रियान्वयन किया जाएगा वो एग्जीक्यूटिव का काम होती है, जो अपना आईएएस, पीसीएस, ये डीएम प्रशासन जिसमें आ जाता है। तो हमारे यूपी में कानून बना हुआ है उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट। तो उसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओनरशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट 2010। अब क्या होता है ना, कानून की जो लैंग्वेज होती है बड़ी जटिल होती है, क्रिटिकल होती है, और वो नॉर्मली लॉ या जो एडवोकेट्स हैं या जजेस हैं वो इंटरप्रेट करते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो विभाग आता है वो उसकी एक पर्टिकुलर टीम होती है जो कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मॉडल बाईलॉज बनाते हैं। तो जैसे अपने अगर इस गौतम बुद्ध नगर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वहाँ पे अथॉरिटी है, जीएनआईडी है, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वो मॉडल बाईलॉज बनाती है। अब बाईलॉज के अंदर फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए रूल्स होते हैं जो कि सिचुएशन के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे हमने देखा होगा कोविड के दौरान बहुत सारे रूल्स जिसमें डीएम को, आईपीएस अधिकारी को जो अपना कमिश्नर है, या जब कमिश्नर के पहले जो सिस्टम था एसएसपी का, तो वो उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो अपने रूल्स सिचुएशन के हिसाब से जल्दी जल्दी बना लेते हैं क्योंकि उसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। जैसे कोविड के दौरान उन्होंने रूलिंग बनाई कि भाई इतने लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे, इतने लोग एक साथ नहीं जाएंगे, पर्टिकुलर बिल्डिंग को सील करना है या पर्टिकुलर टावर को सील करना है, चौराहे पे नाकाबंदी करनी है, वो सब रूल्स उस हिसाब से बनते हैं और वो उसमें कार्यान्वयन होते हैं। जब वो काम खत्म हो जाता है तो फिर दूसरे रूल्स शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक्ट वही था, आपदा प्रबंधन एक्ट, ठीक है, वही लगा था। ऐसे इसमें एक्ट में ये एक्ट है, एक्ट का ही सेम होता है मॉडल बाईलॉज। अच्छा, मॉडल बाईलॉज में भी कुछ ऐसा नहीं है कि आप एक्ट के बियॉन्ड चले जाओगे, ठीक है, वो एक्ट ही रहेगा। सॉरी, तो ये जो एक्ट है इसकी बाउंड्री के अंदर ही उसी की चीजों को ही मॉडल बाईलॉज में ही रहेगा। मतलब कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा जो एक्ट में नहीं है। एक्ट बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर के ये एक तरीके से खांचे हैं, उसके अंदर ये रूल्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में सब इंटरलिंक्ड होते हैं। तो हमारी बोर्ड ने ये मॉडल बाईलॉज को अडॉप्ट किया, तो जो कि पहले
जब भी कोई पहली एओ बनती है तो वो कंडीशन होती है कि जो एक्ट है उसके जो मॉडल बाई लॉज हैं बाय डिफॉल्ट आपको एज इट इज अडॉप्ट करने पड़ेंगे। और इसीलिए जो मॉडल बाई लॉज बने होते हैं या पहला जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है वो प्रमोटर की होती है। तो प्रमोटर मतलब जैसे अपने केस में गॉरसन्स हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट भाषा में चलती भाषा में बिल्डर बोल सकते हैं, पर एक्चुअल में ये प्रमोटर है क्योंकि ये टाउनशिप है। तो अब हमारा ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, तो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में 3 पार्टी है, पहला अथॉरिटी, दूसरा प्रमोटर और तीसरा रेजिडेंट जो निवासी है। तो जो पहला चुनाव कराने की जिम्मेदारी में जो पहली ईसी बनती है, इलेक्शन कमेटी बनती है, उसमें एक तरीके से तीनों के रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तीनों का मतलब एक अथॉरिटी का बंदा होना चाहिए, एक प्रमोटर का बंदा होना चाहिए और रेजिडेंट्स होने चाहिए जो ईसी फॉर्म होते हैं। तो हमारी शुरुआत डे 1 से गड़बड़ है, ठीक है। जो पहला चुनाव 2019-20 में हुआ था तो उस ईसी में रेजिडेंट तो थे पर ना उसमें अथॉरिटी थी ना उसमें प्रमोटर था, जबकि सारा काम प्रमोटर कर रहा था, ठीक है। ईसी फॉर्म कराना प्रमोटर और ईसी की फॉर्म जीबीएम के तहत होगी और जो भी रजिस्ट्रार के साथ कम्युनिकेशन था वो प्रमोटर करता था। ईसी बनाने के बाद ईसी की लिस्ट रजिस्ट्रार को देना, फिर इलेक्शन कराना, इलेक्शन के बाद जो बोर्ड बनता था या इलेक्शन की बोर्ड, फिर उसमें जो पदाधिकारी जो ऑफिस बेयरर्स वो सब की इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देता था, वहां से सत्यापित होती थी, एओ का रजिस्ट्रेशन हो जाता था और उसकी एक वैलिडिटी होती है, ठीक है। अब 2019-20 में जो मॉडल बायलॉज एओ ने करे वो ये है। तो उसका जो सेक्शन 5 है जॉइंट अपार्टमेंट ओनर्स, तो जॉइंट अपार्टमेंट ओनर्स, अच्छा इसके पहले ये मैं बता देता हूँ एक्ट बायलॉज रूल्स, ये अपना क्लियर हो गया। हाँ तो ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो लिखा हुआ है एक्चुअल लैंग्वेज जो बेयर एक्ट में है और मॉडल बायलॉज में है वो है where apartment has been purchased jointly by 2 or more persons, they shall be jointly entitled to the apartment and the share certificates shall be issued in their joint names, but the whose name stand first in the share alone have the right to vote। अब इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं। जो इसकी लॉजिकल, एथिकल और लीगली इंटरप्रिटेशन हो सकती है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर कोई और इंटरप्रिटेशन निकाला जा रहा है तो वो भरमाया जा रहा है, ठीक है, वो एक तरीके से गुमराह किया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि जैसे हमारी रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्री में जो जिसके नाम पे रजिस्ट्री है उसमें 2 या 2 से अधिक पर्सन भी हो सकते हैं जॉइंट ओनर्स। अच्छा इसके पहले एक और चीज है जॉइंट ओनर और को ओनर्स। तो जॉइंट ओनर और को ओनर लीगल टर्म में इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जॉइंट ओनर और को ओनर सेम है, मतलब एक से अधिक जो भी ओनर्स उसमें जॉइंटली प्रॉपर्टी में वो कर रहे हैं वो उसमें जॉइंट ओनर है या को ओनर है। तो जॉइंटली बाय 2 और मोर पर्सन शैल बी जॉइंटली इंटाइटल्ड टू द अपार्टमेंट, मतलब अपार्टमेंट में उनका वो रहेगा, ओनर रहेंगे। एंड द शेयर सर्टिफिकेट, अच्छा यहाँ शेयर सर्टिफिकेट जो कि मेन जो कंफ्यूजन का इशू है, शेयर सर्टिफिकेट यहाँ पे इसकी वैल्यू है शेयर एज पर एरिया फॉर द मेंटेनेंस। एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कि जो तभी पहला चुनाव कराने की जिम्मेदारी प्रमोटर की है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर टावर के एक वोट की वैल्यू कितनी है, वो आता है एरिया से। तो शेयर सर्टिफिकेट का मतलब यहाँ एरिया से है। शेयर सर्टिफिकेट का मतलब यहाँ प्रोपराइटरशिप से नहीं है कि प्रॉपर्टी में मेरा शेयर कितना होगा। ये जो 2 ओनर हैं, 2 या 2 से अधिक ओनर हैं, उनका उस प्रॉपर्टी में कितना शेयर होगा ये नहीं बताता। शेयर सर्टिफिकेट ये एरिया को बताता है कि मेंटेनेंस एरिया के हिसाब से आपकी मेंटेनेंस कितनी होगी, और ये डे 1 से लागू हो जाता है। डे 1 से कैसे लागू हो जाता है, जब आपने फ्लैट का पोजीशन ले लिया, आप मेंटेनेंस देने लग गए, उसी समय से शेयर सर्टिफिकेट लागू हो गया कि आपका फ्लैट कौन से टावर में है, आपकी मेंटेनेंस कितनी होगी, और हम सब मेंटेनेंस दे रहे हैं। तो 2015-16 से पोजीशन मिलना स्टार्ट हो गया था। तो एक तरीके से हमने जब मेंटेनेंस देना स्टार्ट कर दिया तो हमारा ये शेयर सर्टिफिकेट है। तो यहाँ शेयर सर्टिफिकेट प्रोप्राइटरशिप नहीं है, शेयर सर्टिफिकेट एक तरीके से मेंटेनेंस है कि आपकी मेंटेनेंस कितनी होगी। तो मेंटेनेंस में सिर्फ आपका फ्लैट नहीं है, कॉमन एरिया भी आता है, तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट निकाला जाता है। और इसमें लिखा शेयर एलोन,
एलोन मतलब एक फ्लैट का एक ही वोट हो सकता है, और बाय डिफॉल्ट जिसका नाम पहले है वही वोट देने का अधिकारी है, वही चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, यानी कि कंटेस्ट इन इलेक्शन एंड राइट टू वोट उसका है। अगर मल्टीपल है, जो पहले है उसका है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बायलॉज चेंज नहीं हुए। इसके इतर कुछ करना है तो बायलॉज में चेंज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये एक लिस्ट है जो जॉइंट ओनर्स है, 1 2 3 4 कोई भी, तो जो पहले है रजिस्ट्री में वो है यहाँ स्टैंड फर्स्ट, शेयर एलोन, पर फ्लैट 1 वोट पर फ्लैट, पर उसकी वैल्यू अलग अलग है। वो वैल्यू एरिया से आती है। जैसे फॉर एग्जांपल डी टावर का 1400 स्क्वायर फीट है, इसकी मेंटेनेंस अलग है। एच टावर 1470 है, इसकी अलग है। सी ई एफ टावर इनका सेम साइज है, इनकी मेंटेनेंस एक जैसी होगी, अलग है। आई जी इनका सेम साइज है, ये 1050 स्क्वायर फीट है और ये 1175 है। ठीक है, वो मैं एक बार चेक कर लूंगा अगर कुछ गड़बड़ है तो इनकी एक जैसी होगी। सबसे छोटा टावर है साइज के पर्सपेक्टिव से, वो बी टावर है, उसका शायद 965 कुछ है। ठीक है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। उसी हिसाब से मतलब इसमें जितने भी फ्लैट हैं वो हर एक फ्लैट की एक वोट होगा, सबका एक फ्लैट एक वोट, पर उनके फ्लैट उनके जो वोट की वैल्यू है वो अलग अलग है। वही है ये शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, और ये डिसाइड हो जाता है डे 1 से। यानी कि बी टावर के एक वोट की वैल्यू अलग है, डी टावर की अलग है, एच की अलग है, सी ई एफ की वोट वैल्यू एक जैसी है, आई जी की एक वोट की वैल्यू एक जैसी है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि सबकी मेंटेनेंस अलग है। तो जो वो कुछ लोग कहते हैं कि 1 वोट 1 वैल्यू होनी चाहिए, वो नहीं हो सकती, क्योंकि आपका मेंटेनेंस अलग अलग है। और ये सब लिखा हुआ है, वही है ये शेयर सर्टिफिकेट, और इसका कोई मतलब नहीं है शेयर सर्टिफिकेट का, और एक वोट दे सकते हैं। अब आता है कि क्या ये जैसे 2 3 4 है, ये लोग वोट डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, बायलॉज में चेंज करना पड़ेगा। या एक आता है ऑथराइजेशन लेटर, तो ऑथराइजेशन लेटर में भी जीबीएम से वो करा के रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना पड़ता है कि हम ये चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ वोट डाल सकते हैं, वो कंटेस्ट नहीं कर सकते, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इलेक्शन में पार्टिसिपेट वही करेगा जिसका नाम पहले है। लेकिन अगर पहले वाले व्यक्ति ने अपना राइट जो वोट का था वो सेकंड थर्ड या किसी को दे दिया, तो इसका वोट का राइट खत्म हो गया, वो अब वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि वो अपना जो अधिकार था वो उसने दूसरे को डेलीगेट कर दिया। ठीक है, अब एक होता है वॉइड और एक होता है वॉइडेबल, जो लॉ की टर्म में है, मैथमेटिक्स में भी हमने पढ़ा होगा जो फंक्शंस वगैरह अलजेब्रा वगैरह पढ़ते हैं। वॉइड का मतलब होता है जो डे 1 से 0 हो, डे 1 से 0, मतलब यहां सही गलत का मतलब ही खत्म हो गया कि आपने सही किया गलत। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया है, वॉइड है। वॉइडेबल होता है जिसको आगे चैलेंज करके वॉइड कराया जा सकता है, अगर कोई चैलेंज करता है तो, पर ये वॉइड है। वॉइडेबल में आप सही गलत करके आगे फर्दर वो सब डिस्कशन कर सकते हो, पर ये वॉइड है अगर आप ये फॉलो नहीं करते। अब गलती कहां हुई? ईसी ने इसको इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से किया, एओ बोर्ड ने गलत तरीके से किया। ईसी के कुछ मेंबर हैं जो अपने फैमिली मेंबर को वो अगर पार्टिसिपेट करना चाहते थे तो उन्होंने मेल डाला एओ बोर्ड को, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को, कि मेरा सर्टिफिकेट दो, शेयर सर्टिफिकेट। उन्होंने बोला प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साहब ने कि टोटल अगर आप देखें हमारे जीसी5 में 1320 फ्लैट है, तो 1320 फ्लैट में उन्होंने बताया कि 1317 है फ्लैट वो सेल हुए हैं, तो इनका अगर हमें शेयर सर्टिफिकेट देना होगा तो हमको 3 मंथ्स लगेंगे। ये गलत है, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट डे 1 से जब से आप मेंटेनेंस देने लग गए, ये इनकी इंटरप्रिटेशन गलत है। अब इनसे पूछा जाए तुम्हारे मतलब शेयर सर्टिफिकेट क्या है, कहां से देने वाले हो, इनके पास जवाब नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज जो जो रूल होता है
तो जैसे पहला मैंने बताया कि जिम्मेदारी किसकी है इलेक्शन कराने के लिए, प्रमोटर की जिम्मेदारी है, प्रमोटर कराता है। उसके बाद इलेक्शन कमेटी बनती है। इलेक्शन कमेटी कौन बनाता है? अगर मान लीजिए एक बार आपकी प्रक्रिया ऑन हो गई तो एओ बोर्ड होता है, वो इलेक्शन कमेटी बनाता है उसका टेन्योर खत्म होने से पहले, टेन्योर खत्म होने से पहले। तो टेन्योर खत्म होने से पहले तो कायदा ये है कि जब आपका टेन्योर खत्म हो रहा है तो जिस दिन खत्म हो रहा है उसके बाद दूसरी एओ बोर्ड आ जानी चाहिए। तो एओ बोर्ड ने ईसी बनाई, ईसी का भी प्रोसीजर है, जीबीएम बुलाएंगे, जीबीएम से ईसी बनती है, ठीक है। जीबीएम बुलाने का भी एक प्रोसेस है, जीबीएम में जो रेजोल्यूशन होगा वो माना जाएगा, लेकिन जीबीएम का प्रोसेस है। और जीबीएम में जो रेजोल्यूशन पास होगा वो भी एक्ट की बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं हम कुछ भी पास कर दें, ठीक है, एक्ट की बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। ईसी बनती है, ईसी फिर इलेक्शन कराती है। अच्छा, ईसी का काम है सही और गलत पता करना, अगर कुछ गलत है तो उसको इंटीमेट करती है एओ बोर्ड को कि आप ये सब कराओ तब हम चुनाव कराएंगे। और ईसी का जो बेसलाइन डॉक्यूमेंट है वो किस बेसिस पे देखती है कि क्या सही है क्या गलत है, वो है ओसी। ओसी मतलब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ये ओसी है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तब मिलता है जब आपका एक अप्रूव्ड लेआउट प्लान होता है, तो अप्रूव्ड लेआउट प्लान को देखोगे, वहां से देखोगे क्या एरिया है, क्योंकि एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो हम मेंटेनेंस दे रहे हैं वो एरिया में ही है, एरिया पता करना बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलर जिसका मैं एईसी हूँ उसके वैलिड वोटर कौन से हैं, उसका एरिया कहाँ है, उसकी सीमा कहाँ तक है, कहाँ तक हम चुनाव कराने जा रहे हैं। वो जो एओ बोर्ड है, ये जो एओ बोर्ड है उनकी रियासत एक तरीके से कहाँ तक है, ठीक है। अच्छा, ईसी ने चेक करा, एओ बोर्ड को इंटीमेट किया कि आप ये सब करेक्ट करा दो, हम चुनाव कराने जा रहे हैं, उसके पहले चुनाव नहीं करा सकते। एओ बोर्ड उनको करेक्ट करने का फिर वही प्रोसीजर है, जीपीएम। और एओ बोर्ड ने करेक्ट कर दिया, ईसी ने चुनाव करा दिया, अगर सब कुछ ठीक हो गया एओ बोर्ड बनती है। एओ बोर्ड में जो अपना रूल है 10, मिनिमम 4 मैक्सिमम 10 और बोर्ड मेंबर हो सकते हैं, वो आप चेंज कर सकते हो, पर जो डिफॉल्ट है वो 4 और 10 है। और फिर उसमें ऑफिस बियरर, वो जो 10 मेंबर होते हैं उनका एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन है, उसमें रेजिडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते, रेजिडेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं ये एओ बोर्ड चुनने में। एओ बोर्ड अपने ऑफिस बियरर खुद चुनता है, और वो फिर एओ बोर्ड का जो एओ बोर्ड ये बनी है नई वाली, तो इसको इंटीमेट करने की जिम्मेदारी इस एओ बोर्ड की है, रजिस्ट्रार को। ईसी नहीं इंटीमेट करेगा, ईसी का काम है सिर्फ चुनाव कराना, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, बिना किसी फियर के, और इस बाउंड्री में रहते हुए चुनाव कराना, एओ को इंटीमेट करना। ये देखिए, ये 10 एओ बोर्ड हैं। अब एओ जो पुराना वाला है, जो जाने वाला है, वो रजिस्ट्रार को इंटीमेट करता है और ये नई कार्यकारिणी गठित हो जाती है। ये है मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ किसने सही किया गलत किया, पर मैं दोनों टीम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपना अपना गतिरोध छोड़ दें, ठीक है, अपने हित को परे रखकर सोसाइटी के हित को देखते हुए कृपया आगे बढ़ें। और जैसा कि मैंने मीटिंग में बोला था, लास्ट वीक संडे को मीटिंग हुई थी कि सारा समाधान जीबीएम में है, तो जीबीएम को फॉलो करें ड्यू प्रोसेस के तहत और आगे बढ़ें, गलत परंपरा ना सेट करें। और इंटीग्रिटी बहुत बड़ी चीज है। आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका टेंडर खत्म हुआ, आप पोजीशन होल्ड किए हुआ, ठीक है, और मोरली एथिकली वो भी गलत है। तो प्लीज सोसाइटी के हित को देखें, आगे बढ़ें, और आशा करता हूं कि ये जो सेक्शन है ये बायलॉज का, ये क्लियर हो गया होगा। और आगे मैं शायद प्रयास करूंगा कि कुछ इसी तरीके के और कुछ वीडियोस बनाऊं जिसमें अपना जीसी फाइल या टाउनशिप के बारे में ये बता सकूं। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो प्लॉट GH01 में जितनी भी एओ बनी हुई है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों को है, ठीक है। थैंक यू।